दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा और आप में से कई लोग चाहते थे कि मैं कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाऊं। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी है ये एडवांस लेवल की स्टोरी है और आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रॉबर्स सैक्रिफाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रॉबर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और रॉबर का मतलब होता है डाकू, रॉबर्स मतलब कि डाकू का। और दोस्तों, सैक्रिफाइस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बलिदान। क्या अर्थ हुआ? रॉबर्स सैक्रिफाइस, डाकू का या कह सकते हैं लुटेरे का बलिदान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम अ किंग रूल्ड ओवर अ बिग एंड प्रोस्पेरस किंगडम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल का मतलब होता है शासन करना और सेकंड फॉर्म है रूल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ किंग एक राजा, रूल्ड शासन करता था, ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, ओवर अ बिग एक बड़ी, और प्रोस्पेरस मतलब कि समृद्ध, किंगडम साम्राज्य पर। और आप इसे नोट कर लीजिए, PROSPEROUS। दोस्तों, इसे प्रोस्पेरस पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समृद्ध। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वंस अपॉन ए टाइम अ किंग रूल्ड ओवर अ बिग एंड प्रोस्पेरस किंगडम। एक समय की बात है, एक समृद्ध साम्राज्य, एक बड़े और समृद्ध साम्राज्य पर एक राजा शासन करता था। ही टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एज हिज ओन चिल्ड्रन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना और सेकंड फॉर्म है टुक केयर। ही टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, वह अपनी प्रजा का ख्याल करता था एज हिज ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों की तरह। आगे देखिए, द पीपल ऑफ हिज किंगडम टू लव्ड एंड ट्रस्टेड हिम एज देयर ओन फादर। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द पीपल ऑफ हिज किंगडम मतलब कि उसके राज्य के लोग, टू लव्ड वो भी प्यार करते थे, एंड ट्रस्टेड हिम और उस पर भरोसा करते थे, एज देयर ओन फादर अपने खुद के पिता की तरह। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके राज्य के लोग भी उस पर भरोसा करते थे और उसे अपने पिता के समान प्यार करते थे, पिता की तरह उसे प्यार करते थे। विद टाइम समय के साथ, द किंग वॉज ग्रोइंग ओल्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ पर राहता रही थी वाक्य की टेल पर हो, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म और ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़े होना। तो क्या अर्थ हुआ? विद टाइम समय के साथ, द किंग वॉज ग्रोइंग ओल्ड समय के साथ राजा बूढ़ा हो रहा था। नेचुरली ही wanted his only son to take over the charge of the kingdom। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, इसे आप जरूर नोट कर लें, टेक ओवर द चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने हाथ में लेना।
किसी भी जिम्मेदारी को संभालना। और नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वांट का मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो क्या अर्थ हुआ? नेचुरली स्वाभाविक रूप से, ही वांटेड वह चाहता था, हिज ओनली सन की जो उसका इकलौता बेटा है, टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द किंगडम वो राज्य का कार्यभार को संभाले, मतलब वो साम्राज्य के चार्ज को संभाले। बट द प्रिंस हैड नो इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाएं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या नहीं था, ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दिलचस्पी होना, रुचि होना। बट द प्रिंस हैड नो इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, लेकिन प्रिंस का, राजकुमार का राज्य के मामलों में कोई भी रुचि नहीं थी। द प्रिंस हैड टू क्लोज फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जब हम ये दिखाएं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और क्लोज का मतलब होता है गहरे। द प्रिंस हैड टू क्लोज फ्रेंड्स, राजकुमार के दो गहरे दोस्त थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज द सन, वो बेटा था, ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट, सबसे अमीर व्यापारी का, ऑफ द किंगडम, राज्य के। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ये रिच की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। रिच मतलब अमीर, रिचर उससे अमीर, और रिचेस्ट का मतलब सबसे अमीर। तो क्या अर्थ हुआ कि उनमें से एक राज्य के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था। वाइल, जबकि द अदर वॉज, जो दूसरा था, द सन ऑफ द किंगडम्स प्राइम मिनिस्टर, वो राज्य के प्रधानमंत्री का बेटा था। चलिए आगे देखिए। द फादर्स ऑफ ऑल द थ्री वर वरीड about their sons since they had no interest in their paternal occupations। दोस्तों लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ये जो वरीड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित होना। द फादर्स ऑफ ऑल द थ्री वर वरीड। दोस्तों देखिए यहाँ फादर की जगह फादर्स लगाया गया और ये प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर फादर्स क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग पिताओं के बारे में बात हो रही है, जो एक मंत्री का, प्रधानमंत्री का बेटा है, एक राजा साहब का और एक व्यापारी का। तो क्या अर्थ हुआ कि द फादर्स ऑफ द थ्री वर वरीड, मतलब जो पिता थे तीनों के वो चिंतित थे, अबाउट देयर सन्स, अपने बेटों के बारे में, सिंस क्योंकि, दे हैड नो इंटरेस्ट इन देयर पैटर्नल ऑक्यूपेशन। दोस्तों पैटर्नल ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई पैतृक कामकाज, पैतृक व्यवसाय। और देयर मतलब अपने। और दोस्तों ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हेड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फादर्स ऑफ ऑल द थ्री वर वरीड अबाउट देयर सन्स सिंस दे हैड नो इंटरेस्ट इन देयर पैटर्नल ऑक्यूपेशंस। तीनों के पिता चिंतित थे अबाउट देयर सन्स, अपने बेटों को लेकर, अपने बेटों के बारे में, क्योंकि दे हैड नो इंटरेस्ट इन देयर पैटर्नल ऑक्यूपेशन, क्योंकि उनका अपने पैतृक व्यवसाय में उनका कोई भी उनकी रुचि नहीं थी। चलिए आगे देखिए। द थ्री सन्स वर लीडिंग अ केयर फ्री लाइफ। और दोस्तों लीड का मतलब होता है जीवन को जीना, जीवन को निभाना, निर्वाह करना। द थ्री सन्स वर लीडिंग अ केयर फ्री लाइफ। और तीनों बेटे एक अच्छा जीवन जी रहे थे। केयर फ्री मतलब ऐसा जीवन जिसमें कोई फिक्र ना हो, केयर फ्री जीवन वो लीड कर रहे थे। एज, क्योंकि दे डिड नॉट हैव टू वरी, क्योंकि उन्हें चिंतित नहीं होना पड़ता था। डिड नॉट हैव टू वरी टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो तीनों बेटे थे वो एक अच्छा जीवन जी रहे थे, केयर फ्री लाइफ। एज दे डिड नॉट हैव टू वरी टू अर्न मनी, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने के लिए चिंतित नहीं होना पड़ता था। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड द प्रिंस। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। एक दिन राजा ने प्रिंस को बुलाया। एंड सेड, और कहा, डियर, प्यारे, डियर सन, प्यारे बेटे, आई एम ओल्ड,
नाउ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा कि प्यारे बेटे, आई एम ओल्ड नाउ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या इसको कह सकते हैं अब मैं बूढ़ा हूँ। सो इसलिए माई सब्जेक्ट्स, जो मेरे सब्जेक्ट्स है, जो मेरी प्रजा है, आर लुकिंग, वो देख रही है, एट यू, वो आपको देख रही है, विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक मजबूत विश्वास से, दैट की यू विल लुक आफ्टर दैम, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, कि आप तुम उनकी देखभाल करोगे, विद द सेम जील, उसी जोश से, जील मतलब जोश, एंड डिटर्मिनेशन संकल्प से, एज जैसे कि योर एंसेस्टर्स, जैसे कि आपके पुरखों ने, हैव डन किया है। तो इस तरह से सीन्स, क्योंकि यू आर देयर फ्यूचर किंग, क्योंकि आप उनके फ्यूचर किंग हो, आप उनके होने वाले राजा हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा था उसने अपने बेटे को, प्रिंस को, राजकुमार को बुलाया और कहा कि प्यारे बेटे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जो मेरी जो प्रजा है वो क्या है, आर लुकिंग, वो आपको देख रही है एक मजबूत विश्वास से, दैट यू विल लुक आफ्टर दैम, आप उनकी देखभाल करोगे, विद द सेम जील एंड डिटर्मिनेशन, उसी संकल्प और जोश से, एज योर एंसेस्टर्स हैव डन, जैसा कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके जो पूर्वज हैं, जैसा कि उन्होंने किया है, क्योंकि यू आर देयर फ्यूचर किंग, क्योंकि आप उनके होने वाले राजा हो। आई वॉन्ट यू टू प्रूव, और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने आगे क्या कहा, आई वॉन्ट यू टू प्रूव योर वर्थ बाय अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर ओन। राजा साहब ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी वर्थ को प्रूव करो, प्रूव मतलब साबित करना, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कीमत को साबित करो। और वो कैसे साबित करें, बाय अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक अच्छी रकम कमा के, ऑन योर ओन, अपने खुद से, ऑन योर ओन का मतलब अपने आप, अपने खुद से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, राजा साहब ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कीमत को साबित करो एक अच्छी रकम कमा के, ऑफ योर, ऑन योर ओन मतलब खुद काम करके, और मतलब खुद आप अपनी वर्थ को साबित करो, कैसे, एक अच्छा पैसा कमा के खुद। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस वॉज डीपली टच्ड, और दोस्तों डीपली टच्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाना। जो राजकुमार था वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया। ही टुक लीव ऑफ हिज फादर, और उसने वह अपने पिता के पास से चला गया। टेक लीव मतलब चले जाना, और इस सेकंड फॉर्म में ही टुक लीव ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता के पास से चला गया। एंड वेंट टू सी हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों से मिलने गया। सी का मतलब देखना, मिलना, और वो अपने दोस्तों से मिलने गया। बिफोर लिविंग द प्लेस, महल छोड़ने से पहले। आगे देखिए। ही सेड टू देम, और दोस्तों यहाँ देम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, और देम का प्रयोग जब किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, तो देम का यूज़ ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, आई हैव कम हेयर टू टेक लीव फ्रॉम यू। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू टेक लीव फ्रॉम यू, आप लोगों से लीव लेने, आप लोगों से अलविदा लेने मैं यहाँ आया हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू एन अननोन प्लेस। अननोन प्लेस का मतलब होता है कोई भी अनजानी जगह। मैं एक अनजानी जगह जा रहा हूँ, एक अनजाने स्थान पर जा रहा हूँ। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। ऑन माई ओन, अपने खुद से। एंड प्रूव माई वर्थ, और अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को साबित करने के लिए। एज द फ्यूचर किंग ऑफ दिस किंगडम, मतलब इस राज्य के फ्यूचर किंग के तौर पर, होने वाले राजा के तौर पर अपनी वर्थ को साबित करने के लिए। चलिए आगे देखिए।
एट दिस, इस पर द सन ऑफ द मर्चेंट सैड, इस बात पर जो द सन ऑफ द मर्चेंट सैड, व्यापारी के बेटे ने कहा, माई फादर टू वॉन्ट्स मी टू प्रूव माई वर्थ। और दोस्तों TWO2 का मतलब होता है भी, और ये जो वाक्य है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट जो है ये माई फादर, ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं वॉन्ट्स जो है वो वॉन्ट की फिफ्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? इस बात पर व्यापारी के बेटे ने कहा, माई फादर टू वॉन्ट्स मी टू प्रूव माई वर्थ, मतलब मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं अपनी कीमत को साबित करूं। लेट अस गो टुगेदर, चलो हम साथ चलते हैं। द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सैड, जो बेटा था प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, सैड उसने कहा, इट सीम्स, ऐसा लगता है। दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। उसने क्या कहा कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की आर फादर्स, जो हमारे फादर्स हैं, पिता हैं, वॉन्ट अस, वो चाहते हैं, वॉन्ट अस टू प्रूव आवर सेल्व्स, वो चाहते हैं कि हम अपने आप को साबित करें, एज देयर वर्थी हायर्स। और दोस्तों हायर का मतलब होता है वारिस, और ये प्लूरल नाउन है, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, HEIR, हायर मतलब वारिस, और ये प्लूरल है हायर्स। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सैड, प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आर फादर्स वॉन्ट अस टू प्रूव आवर सेल्व्स एज देयर वर्दी हायर्स, की ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे पिता हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी कीमत को उनके एक वर्दी हायर्स, एक वर्दी का मतलब होता है लायक वारिस, लायक वारिस के तौर पर हम अपनी वर्थ को साबित करें, अपनी कीमत को साबित करें। लेट अस ऑल गो टुगेदर, चलो हम सब साथ चलते हैं। टुगेदर, एक साथ। वी विल बी एबल टू स्टे एंड अर्न अ गुड डील ऑफ मनी विद मोर कंफर्ट एंड ईज। क्या अर्थ हुआ? टुगेदर, एक साथ। वी विल बी एबल टू स्टे, हम एक साथ रह पाएंगे, एंड अर्न, और कमा पाएंगे, अ गुड डील ऑफ मनी, बहुत अच्छे पैसे, विद मोर कंफर्ट, और मतलब कि ज़्यादा अधिक कंफर्ट के साथ, आराम के साथ, एंड ईज, और आसानी से। चलिए आगे देखिए। द अदर फ्रेंड्स लाइक्ड द आइडिया, और जो दूसरे दोस्त थे लाइक द आइडिया, उन्हें ये आइडिया, उन्हें ये विचार अच्छा लगा। 10 मतलब होता है इस प्रकार से, इस तरह से, इस प्रकार से। द थ्री लेफ्ट द कैपिटल ऑफ द किंगडम, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, रवाना होना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? इस तरह से द थ्री लेफ्ट द कैपिटल ऑफ द किंगडम, इस तरह से तीनों ने राज्य की कैपिटल को, राजधानी को छोड़ दिया, वहाँ से वो रवाना हो गए। एज दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर नेक्स्ट मूव, और जब वे लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस मतलब चर्चा करना, चर्चा कर रहे थे, अबाउट देयर नेक्स्ट मूव, अपने अगले कदम के बारे में, द सन ऑफ द मर्चेंट सैड, व्यापारी के बेटे ने कहा, द नॉर्दर्न रीजन ऑफ दिस किंगडम हैज़ ए माउंटेन। तो उसने क्या कहा कि जो नॉर्दर्न रीजन है, मतलब कि जो उत्तरी क्षेत्र है इस राज्य का, हैज़ ए माउंटेन, वहाँ पर एक माउंटेन है, पहाड़ है। द हिल्स एंड वैलीज ओवर देयर, जो हिल्स हैं मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, और जो वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, ओवर देयर, वहाँ पर, आर रिच इन प्रीशियस जेम्स, वो क्या है, वो भरी हुई हैं, इन प्रीशियस जेम्स, मूल्यवान कीमती रत्नों से। वी कैन गो देयर, हम वहाँ जा सकते हैं, एंड कलेक्ट दोज जेम्स, और उन रत्नों को इकट्ठा कर सकते हैं। सेल दैम, उनको बेच सकते हैं, एंड अर्न अ गुड फॉर्च्यून, और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। दिस वे, इस तरह से, वी विल प्रूव, हम साबित कर देंगे, आर फादर्स, अपने पिताओं को, दैट वी आर देयर वर्दी हायर्स, कि हम उनके लायक वारिस हैं। चलिए आगे देखिए। द अदर टू फ्रेंड्स लाइक दिस आइडिया, और जो दूसरे दो दोस्त थे उन्हें ये जो आइडिया था, ये जो विचार था वो अच्छा लगा। सो इसलिए ऑल द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, सेट ऑफ, निकल पड़े, फॉर द माउंटेन, पहाड़ के लिए। दे फाइनली रीच्ड द माउंटेन,
रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। और फाइनली का मतलब होता है अंत में या फिर अंततः, आखिर में। दे फाइनली रीच द माउंटेन, और अंततः आखिर में वो माउंटेन पहाड़ पर पहुंच गए। आफ्टर ओवरकमिंग मैनी चैलेंजेस, ओवरकम मतलब होता है किसी से उबरना, कई सारे चैलेंजेस, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, कई सारी चुनौतियों को ओवरकम कर कई चुनौतियों से उबर कर वो कहाँ थे, माउंटेन पर, पहाड़ पर पहुंच गए। आगे देखिए। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक, दे लिव्ड ऑन द माउंटेन, वे लोग या कह सकते हैं वे पहाड़ों पर रहे। सर्वाइविंग ऑन द वाइल्ड फ्रूट्स, सर्वाइव मतलब होता है किसी चीज़ का निर्वाह करना, जीवन को जीना। सर्वाइविंग ऑन द वाइल्ड फ्रूट्स मतलब कि जंगली फल खाकर। रूट्स, जड़ों को। एंड फ्लैश ऑफ देयर हंटेड एनिमल्स, और फ्लैश का मतलब होता है मांस खाकर, ऑफ देयर हंटेड एनिमल्स, और उनके द्वारा जो हंट किए गए, शिकार किए गए जानवर थे, उनके मांस को खाकर उन्होंने सर्वाइव किया। दे हैड लर्नड ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ इन द आश्रम हाउ टू लिव ऑन द माउंटेन्स एंड इन द जंगल्स। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। लर्न मतलब सीखना, थर्ड फॉर्म में लर्न, तो क्या अर्थ हुआ, दे हैड लर्न, उन्होंने सीखा था, ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ, अपने स्टूडेंट जीवन में, मतलब विद्यार्थी जीवन में उन्होंने सीखा था। इन द आश्रम, आश्रम में। हाउ टू लिव ऑन द माउंटेन्स, की पहाड़ों पर कैसे जीते हैं, रहते हैं। एंड इन द जंगल्स, और जंगलों में। देयर दे हैड ऑल्सो लर्न टू कुक, और वहाँ उन्होंने ये भी सीखा था, टू कुक पकाना। एंड रोस्ट, और भूनना, मीट को मतलब मांस को उन्होंने वहाँ पर रोस्ट करना और कुक करना उन्होंने सीखा था। ड्यूरिंग देयर स्टे, और अपने स्टे के दौरान, अपने रहने के दौरान, इन द माउंटेन, पहाड़ों में। दे थोरोली सर्च, थोरोली मतलब पूरी तरह से, और सर्च मतलब किसी जगह की खोज करना, उन्होंने पूरी तरह से खोज की, द हिल्स, पहाड़ों की। एंड वैलीज, और घाटियों की। एट लास्ट, अंत में। दे फाउंड, उन्हें मिला एक क्रेटर। दोस्तों क्रेटर का मतलब होता है कोई छोटा गड्ढा, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एट लास्ट मतलब कि अंत में। दे फाउंड अ क्रेटर, उन्हें गड्ढा मिला। फुल ऑफ प्रीशियस जैम्स मतलब भरा हुआ, कि मूल्यवान रत्नों से भरा हुआ। दे हग्ड वन अनादर विद ग्रेट जॉय, और दोस्तों हग मतलब होता है किसी को गले लगाना। दे हग्ड वन अनादर विद ए ग्रेट जॉय, और उन्होंने बहुत आनंद से एक दूसरे को गले लगाया। नाउ वी हैव गॉट द जेम्स, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। नाउ वी हैव गॉट द जेम्स, अब हमें रत्न मिल गए हैं। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं। टू अ बिग सिटी, एक बड़े शहर चलते हैं। एंड सेल देम ऑफ फॉर मनी, और उन्हें पैसों के लिए इनको बेच देते हैं। सेट द मर्चेंट सन, व्यापारी के बेटे ने कहा। नो नहीं, वी शुड नॉट गो लाइक दिस, और दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा, वी शुड नॉट गो लाइक दिस, हमें इस तरह से नहीं जाना चाहिए। वी हैव रीच्ड हेयर, हम यहाँ पहुँचे हैं। ओवरकमिंग मैनी डेंजर्स मतलब कई खतरों को पार कर कर हम यहाँ पहुँचे हैं। दिस रीजन इज़ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये जो रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इज़ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रॉबर्स लुटेरों से। एंड बैंडिट्स और डाकुओं से। इफ़ एनी ग्रुप ऑफ बैंडिट्स फाइंड अस, यदि बैंडिट्स मतलब इफ़ एनी ग्रुप ऑफ बैंडिट्स फाइंड अस, यदि डाकुओं के किसी समूह को हम मिल जाते हैं, यदि डाकुओं कोई समूह हमें ढूंढ लेता है। विद दीज ज्वेल्स, या हमें पा लेता है इन रत्नों के साथ। दे विल स्नैच दैम फ्रॉम अस, वे लोग इन्हें हमसे छीन लेंगे। सेट द प्राइम मिनिस्टर सन, प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा। यस यू आर राइट, हाँ आप सही हो। सेट द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। वॉट शुड वी डू देन, फिर हमें क्या करना चाहिए। आस्क्ड द मर्चेंट सन, व्यापारी के बेटे ने पूछा। आगे देखिए। लेट अस ब्रेक द जेम्स इनटू टाइनी पीसेस एंड स्वेलो दैम अलोंग विद सम फ्रूट्स, और दोस्तों स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। तो उसने क्या कहा, लेट अस ब्रेक द जेम्स इनटू टाइनी पीसेस, टाइनी मतलब छोटे छोटे। चलो हम इन जैम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में
ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एंड स्वेलो दैम अलोंग विद सम फ्रूट्स, और इन्हें कुछ फलों के साथ निगल जाते हैं। सजेस्टेड द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, प्रधानमंत्री के बेटे ने सुझाव दिया कि चलो हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इनको फलों के साथ निगल जाते हैं। दे ऑल डिड लाइकवाइज, और उन सब ने एक जैसा ही किया। लाइकवाइज मतलब एक जैसा, दे ऑल डिड लाइकवाइज, और उन्होंने उन सब ने एक जैसा किया। नाउ अ रॉबर, और अब एक जो रॉबर था, लुटेरा था, वॉज फॉलोइंग द फ्रेंड्स, वो दोस्तों का पीछा कर रहा था। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। ही सॉ दैम, उसने उनको देख लिया। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, ही सॉ दैम, उसने उनको देख लिया। स्वेलिंग द जेम्स मतलब उसने उनको रत्नों को निगलते हुए देख लिया। आई शुड बी फ्रेंड दैम, और दोस्तों आप इस वर्ब को जरूर नोट कर लीजिए। बी फ्रेंड का मतलब होता है किसी से मित्रता, किसी से दोस्ती करना। आई शुड बी फ्रेंड दैम, और यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया है जो सलाह के लिए किया जाता है। मुझे उनसे दोस्ती करनी चाहिए। देन फिर, एट नाइट रात को, वैन दे आर फास्ट अस्लीप, और दोस्तों फास्ट अस्लीप का अर्थ होता है गहरी नींद में सोया हुआ होना। तो उसने क्या कहा कि आई शुड बी फ्रेंड दैम, मुझे उनसे दोस्ती करनी चाहिए। देन फिर, एट नाइट रात को, वैन दे आर फास्ट अस्लीप, जब वो गहरी नींद में सोए हुए हों। आई विल कट ओपन देयर स्टमक्स, मैं उन, और स्टमक होता है पेट, मैं उनके पेटों को काट कर खोल दूंगा। टू गेट द जेम्स, रत्नों को पाने के लिए। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, द रॉबर वैन टू दैम, जो रॉबर था, लुटेरा था, वैन टू दैम, वो उनके पास गया। एंड सैड, और कहा, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हेलो। आई एम अ ट्रैवलर, और दोस्तों ट्रैवलर का मतलब था यात्री। तो उसने क्या कहा कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक यात्री हूँ। गोइंग टू द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, मतलब कि जो जा रहा है इस राज्य के राजधानी में। आई एम ए ट्रैवलर गोइंग टू द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, मतलब मैं एक यात्री हूँ जो जा रहा है कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, इस राज्य की राजधानी। सीन्स दिस रीजन इज़ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि ये जो रीजन है, क्षेत्र है, इज़ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, वो ये जो क्षेत्र है वो जंगली जानवरों से भरा हुआ है। एंड बैंडिट्स, और डाकुओं से। कैन आई जॉइन यू टिल वी रीच दिस प्लेन्स, और दोस्तों प्लेन का मतलब होता है कोई मैदानी क्षेत्र को प्लेन कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, कैन आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। टिल वी रीच द प्लेन्स, जब तक हम मैदानी क्षेत्रों में नहीं पहुँच जाते हैं, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। आगे देखिए, वाई नॉट, क्यों नहीं। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा। दस, इस तरह से। द रॉबर बिकेम अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, और दोस्तों बिकम होता है, बिकम का मतलब होना, बनना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है। वाई नॉट, क्यों नहीं। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा। दस, इस तरह से। द रॉबर बिकेम अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, मतलब कि इस तरह से लुटेरा देयर ग्रुप, उनके समूह का एक लुटेरा उनके समूह का एक सदस्य बन गया। मेंबर मतलब सदस्य। आगे देखिए, द थ्री फ्रेंड्स ट्रीटेड हिम वेल विद फ्रूट्स, नट्स एंड रोस्टेड मीट दैट दे हैड। क्या अर्थ हुआ, द थ्री फ्रेंड्स ट्रीटेड हिम, मतलब जो तीनों दोस्त थे उन्होंने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया। तीनों दोस्तों ने वेल विद फ्रूट्स, फलों से, नट्स, ट्रीट का मतलब होता है स्वागत करना, तीनों दोस्तों ने उसका स्वागत किया। फलों से, नट्स मतलब कि मूंगफलियों से, और भुने हुए मांस से, दैट दे हैड, जो उनके पास था। आगे देखिए, एट नाइट, एट नाइट मतलब रात को। दे ऑल प्रिपेयर्ड देयर ग्रासी बेडिंग टू स्लीप। दोस्तों ग्रासी बेडिंग का मतलब होता है घास वाला बेड, मतलब कि बिछोनिया घास वाली कोई, जैसे घासों को बिछा के एक तरह से बिस्तर बनाया जाता है, उसको ग्रासी बेडिंग कहा जाता है, बेडिंग। तो क्या अर्थ हुआ, एट नाइट मतलब कि रात को। दे ऑल प्रिपेयर्ड, उन सब ने तैयार किया। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, उन सब ने तैयार किया। देयर ग्रासी बेडिंग मतलब अपने
घास वाले बेडिंग को, बिस्तर को उन्होंने तैयार किया टू स्लीप, सोने के लिए। दे वर अबाउट टू स्लीप वैन दे हर्ड आ लाउड नॉइज नियर बाय। और दोस्तों अबाउट टू का मतलब होता है वो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे पास्ट में वाला था, वाली थी, वाले थे, तो ऐसे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दे वर अबाउट टू स्लीप, वे लोग सोने वाले थे, वैन जब दे हर्ड आ लाउड नॉइज, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। वैन दे हर्ड, जब उन्होंने सुनी, अ लाउड वॉइस, लाउड नॉइज, एक भारी शोर सुना, नियर बाय, नज़दीक में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वे लोग सोने वाले थे तो उन्होंने नज़दीक में एक भारी शोर सुना। एज दे गॉट अप, गेट अप मतलब उठना, सेकंड गॉट अप, एज दे गॉट अप, और जैसे ही वे उठे, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, द रीज़न ऑफ द नॉइज़, मतलब जब वो उठे इस नॉइज़ के, शोर के वजह पता लगाने के लिए। दे फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने पाया अपने आप को, सराउंडेड, घिरा हुआ। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, सराउंड का मतलब घेरना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसके अलावा ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, एज दे गॉट अप टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द नॉइज़, और जैसे ही वो उठे शोर की वजह जानने के लिए, पता लगाने के लिए। दे फाउंड देमसेल्व्स सराउंडेड बाय सम बैंडिट्स, उन्होंने खुद को घिरा हुआ पाया, बाय सम बैंडिट्स, कुछ डाकुओं के द्वारा खुद को घिरा हुआ पाया। द बैंडिट्स मेड देम वॉक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फोर्सफुली कुछ काम कराए। द बैंडिट्स मेड देम वॉक, जो बैंडिट्स डाकू थे उन्होंने उनको चलवाया, टू अ रिवर साइड, एक नदी की तरफ, वेयर, जहाँ देयर चीफ वॉज सिटिंग, जहाँ उनका जो चीफ था, मुखिया था, वो बैठा हुआ था। आगे देखिए, यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम द हिल्स, आप सब पहाड़ियों से आ रहे हो। यू मस्ट हैव गॉट प्रीशियस जेम्स विद यू, तो उसने क्या कहा, यू मस्ट हैव गॉट प्रीशियस जेम्स विद यू, आपके पास अवश्य ही मूल्यवान कीमती रत्न होंगे। सेट द चीफ बैंडिट, डाकुओं के चीफ ने, मुखिया ने कहा। बट लेकिन ऑल द फोर डिनाइड इट, लेकिन जो चारों थे उन्होंने मना कर दिया। डिनाई मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। बट ऑल द फोर डिनाइड इट, लेकिन चारों ने इनकार कर दिया। वेल ठीक है, नो वन डिक्लेयर्स हिज वर्थ टू द बैंडिट्स, तो उसने क्या कहा कि, और दोस्तों डिक्लेयर का मतलब होता है किस चीज़ की घोषणा करना, किस चीज़ के बारे में बताना। तो उसने क्या कहा, वेल ठीक है, नो वन डिक्लेयर्स हिज वेल्थ टू द बैंडिट्स, मतलब कोई भी अपनी वेल्थ मतलब संपत्ति, अपनी संपत्ति के बारे में डाकुओं को नहीं बताता है। बट लेकिन, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता लगाएं। तो जो डाकुओं का जो मुखिया था उसने क्या बोला कि हाँ ये सही है कि कोई भी अपनी वर्थ के मतलब अपनी वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में डाकुओं को नहीं बताता है। बट वी नो हाउ टू फाइंड आउट, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे पता लगाएं। सेट द चीफ बैंडिट, मतलब कि जो डाकुओं का सरदार था, चीफ था, मुखिया था, उसने कहा। एंड ऑर्डर्ड हिज मैन, और अपने आदमियों को आदेश दिया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, अपने आदमियों को आदेश दिया। टू सर्च ऑल ऑफ देम थोरोली, मतलब उसने अपने आदमियों को उन सब को अच्छी तरह से सर्च करने का, खोज करने का उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। आगे देखिए, और दोस्तों सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो उसने अपने आदमियों को मतलब कि अच्छी तरह से, थोरोली, पूरी तरह से उनकी तलाशी लेने को कहा। आगे आदेश दिया। द बैंडिट सर्च्ड द फोर थोरोली, जो बैंडिट से डाकू थे उन्होंने चारों की अच्छी तरह से, थोरोली, पूरी तरह से तलाशी ली। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग प्रीशियस, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान, कीमती नहीं मिला। दे डू नॉट हैव एनी जेम्स, इनके पास कोई भी रत्न नहीं है। सेड द बैंडिट, डाकू ने कहा। हु वॉज सर्चिंग दैम, जो उनकी तलाशी ले रहा था। आगे देखिए, कट देयर स्टमक्स, इनके पेटों को काट दो। दे मे हैव स्वेलोड द जेम्स, और दोस्तों यहाँ ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। सॉरी, ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और मे का यूज़ जब किया जाएगा जब किसी वाक्य में किसी भी तरह की शंका को हम दर्शाना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा, कट देयर स्टमक्स, इनके पेटों को काट दो। दे मे हैव स्वेलोड द जेम्स, शायद इन्होंने
रत्नों को निगल लिया होगा। ऑर्डर्ड द चीफ बैंडिट, डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया। नाउ अब द रॉबर बिगेन थिंकिंग अबाउट हिज सिंफुल लाइफ, और अब जो रॉबर था, और दोस्तों आपने कहानी में सुना ऑलरेडी कि एक जो लुटेरा था जो इनमें शामिल हो गया था, यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। और आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, सिनफुल लाइफ का मतलब होता है पाप से भरा जीवन। नाउ अब द रॉबर, जो रॉबर था, डाकू था, बिगिन थिंकिंग, वो सोचने लगा अबाउट हिज सिनफुल लाइफ, अपने पाप भरे जीवन के बारे में वो सोचने लगा। आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ सिनफुली कलेक्टिंग मनी एंड किलिंग इनोसेंट पीपल। तो उसने क्या सोचा, आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ, मैंने अपना सारा जीवन बिताया है सिनफुली, पापी रूप से, पाप पूर्ण तरीके से, कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठे करके, एंड किलिंग इनोसेंट पीपल, और निर्दोष लोगों को मारकर। दिस इज़ माई चांस, ये मेरा मौका है, टू डू सम गुड, कुछ अच्छा करने का, बाय सेविंग देयर लाइफ्स, इनके जीवनों को बचा के, ऑफ दीज इनोसेंट बॉयज़, मतलब इन निर्दोष लड़कों के जीवन को बचाने का मेरे पास मौका है। तो उसने क्या सोचा कि दिस इज़ माई चांस टू डू सम गुड, ये मेरे मतलब ये मौका है मेरे लिए कुछ अच्छा करने का। बाय सेविंग द लाइफ्स ऑफ दीज इनोसेंट बॉयज़, इन लड़कों के, इन निर्दोष लड़कों को जीवन को बचाकर। हु हैव ट्रीटेड मी सो वेल, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा सत्कार किया है, मेरे साथ इन्होंने जितना अच्छा व्यवहार किया है। मोर ओवर, वैसे भी, दे हैव नॉट येट लिव्ड इवन हाफ ऑफ देयर लाइफ, और वैसे भी इन्होंने अपना आधा जीवन भी नहीं जिया है। ही देन शाउटेड, फिर वह चिल्लाया, इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट आर वर्ड्स, यदि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, देन फिर कट माई स्टमक फर्स्ट, पहले मेरे पेट को काट दो। बट इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी जैम इन माई स्टमक, लेकिन यदि आपको मेरे स्टमक मतलब मेरे पेट में कोई भी रत्न नहीं मिलता है, देन प्लीज़, फिर कृपया करके, स्पेयर माई यंगर कंपेनियंस, फिर मेरे यंगर कंपेनियंस मतलब इन छोटे जो मेरे साथी हैं उनको आप छोड़ देना। स्पेयर का मतलब छोड़ देना, बख्श देना। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी जैम इन माई स्टमक, यदि आपको मेरे पेट में कोई भी रत्न नहीं मिलता है तो कृपया करके आप मेरे इन युवा जो साथी हैं इनको आप छोड़ देना। दे हैव नॉट येट इन्जॉयड हाफ ऑफ देयर लाइफ, इन्होंने, येट मतलब अब तक, इन्होंने अब तक अपने जीवन का आधा भी, मतलब कि इन्होंने अपने जीवन का आधे को भी आनंद, आधे जीवन का भी इन्होंने आनंद नहीं लिया है। आगे देखिए, द चीफ बैंडिट अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, जो सरदार था डाकुओं का वो सहमत हो गया। द अदर बैंडिट्स कट हिज स्टमक, दूसरे डाकुओं ने उसके पेट को काट दिया। बट डिड नॉट फाइंड एनी जैम इनसाइड, लेकिन, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द अदर बैंडिट्स कट हिज स्टमक, दूसरे डाकुओं ने उसके पेट को काट दिया। बट डिड नॉट फाइंड एनी जैम इनसाइड, लेकिन कोई भी रत्न अंदर नहीं मिला। द चीफ बैंडिट फेल्ट वेरी गिल्टी, फील गिल्टी का मतलब होता है अपराध बोध होना, अपने आप को गिल्टी फील करना, अपराधी महसूस करना। द चीफ बैंडिट फेल्ट वेरी गिल्टी, जो चीफ मतलब कि डाकुओं का सरदार था, फेल्ट वेरी गिल्टी, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, अपराध बोध उसे महसूस हुआ। ही रिलीज्ड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, रिलीज मतलब आज़ाद करना, छोड़ देना, उसने बाकी ग्रुप को, बाकी समूह को उसने छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। द थ्री फ्रेंड्स देन रीच्ड अ बिग सिटी, फिर तीनों दोस्त एक बड़े शहर पहुँचे। एंड सोल्ड द जेम्स, और रत्नों को बेच दिया। इन एक्सचेंज फॉर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारे पैसों के बदले उन्होंने उन रत्नों को बेच दिया। एक्सचेंज का मतलब किसी चीज़ के बदले, किसी चीज़ के एवज़ में। देन फिर दे रिटर्न टू द किंगडम, फिर वो राज्य को लौट आए। मेट देयर फादर्स, अपने पिताओं से मिले। एंड शोड देम द मनी, और उनको पैसे दिखाए। शो मतलब दिखाना, और इस सेकंड फॉर्म में, और उनको पैसे दिखाए। देयर फादर्स हग्ड देम, हग मतलब गले लगा लेना, और देयर मतलब उनके पिताओं ने उन्हें गले लगा लिया। फॉर देयर सन्स, अपने बेटों के लिए। वर नाउ प्रिपेयर्ड, वो तैयार थे। टू बियर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो क्यों गले लगा दिया, क्योंकि जो उनके बेटे थे, वर नाउ प्रिपेयर्ड, अब वो तैयार हो चुके थे। टू बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी चीज़ को।
किस चीज़ को झेलना, कि जो उनके बेटे थे वो तैयार हो चुके थे टू बेयर, इस चीज़ का भार को सहन करने के लिए, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब अपनी जिम्मेदारियों के भार को सहन करने, अच्छी तरह से सहन करने के लिए वो तैयार हो चुके थे। आगे देखिए। The three friends did not forget the sacrifice of that unknown traveler because of whom they were alive। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। The three friends did not forget, जो तीनों दोस्त थे वो नहीं भूले, क्या नहीं भूले? The sacrifice of that unknown traveler, मतलब उस अननोन का मतलब था उस अनजान यात्री के बलिदान को वो तीनों दोस्त नहीं भूले। बिकॉज ऑफ होम, जिसके कारण देवर अलाइव, वो जीवित थे। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ALIV अलाइव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द थ्री फ्रेंड्स डिड नॉट फॉरगेट द सेक्रीफाइस ऑफ दैट अननोन ट्रैवलर बिकॉज ऑफ होम देवर अलाइव, मतलब कि तीनों दोस्त उस अनजान यात्री के बलिदान के बारे में नहीं भूले जिसके वजह से वे जीवित थे। दे गॉट अ बिग स्कूल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ दैट ट्रैवलर, उन्होंने एक बड़ा स्कूल बनवाया, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द ट्रैवलर, मतलब उस यात्री की मेमोरी मतलब याद, उस यात्री की याद में, स्मृति में उन्होंने एक बड़ा स्कूल बनवाया। हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ टू सेव देम, जिसने उनको बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का यूज़ एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे गॉट अ बिग स्कूल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ दैट ट्रैवलर हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव देम, मतलब उन्होंने उस यात्री की याद में एक बड़ा स्कूल बनवाया जिसने उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है, मैं समझता हूँ कहानी के 2-3 मॉरल हो सकते हैं। पहला मॉरल तो यही है कि ये जो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का बलिदान देकर उन बाकी तीनों लोगों को बचाया, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, नेक काम किया। उसके अलावा दोस्तों इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि वो जो व्यक्ति था जो उन तीनों में के साथ शामिल हुआ था, असल में वो भी एक लुटेरा था जो उनको लूटना चाहता था, लेकिन उसको मतलब इस चीज़ का शायद पछतावा हुआ कि वो अपने जीवन भर बुरे कामों को, पापों को करता रहा है। तो उसने सोचा कि मैंने जीवन भर बुरे काम किए तो मुझे एक मौका मिला है इन लोगों की जान बचाने का, तो उस व्यक्ति ने ये अच्छा काम किया। तो शायद इस कहानी का ये भी एक मोरल है कि कोई भी बुरा व्यक्ति भी अगर चाहें तो वो एक यू टर्न ले सकता है और वो एक अच्छे जीवन की तरफ वापस आ सकता है। ये इस कहानी का दूसरा मोरल हो सकता है। और दोस्तों काफ़ी बड़ी कहानी थी, मैंने बीच में सोचा एक बार शायद मैं इसको आज कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि सर आप एक बार में पूरी ही स्टोरी को कवर किया कीजिए, और थोड़ा मेरे गले में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन चलिए मैंने कोशिश की और इसको पूरा ही एक बार में कवर किया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, जैसी भी आपको लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, आपने आज कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। और दोस्तों आज की स्टोरी आपने शायद ऑब्ज़र्व करा होगा कि मैंने सीधा सीधा ट्रांसलेट करा है, कुछ ही जगहों पर मैंने इसको एक्सप्लेन करा, वरना मैंने सीधा ही करा। और दोस्तों इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जो स्ट्रक्चर्स थे वो नॉर्मल बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर थे, तो ये ऑलरेडी आप कई बार देख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो उनको ज़्यादा मैंने नहीं बताया, लेकिन जो ज़रूरी थे उनके बारे में बताया। और दूसरा रीज़न ये भी था दोस्तों कि जो कहानी थी काफ़ी लेंदी कहानी थी, यदि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर इसको बताता तो इस कहानी के अंदर और भी ज़्यादा समय लगता, तो का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने के लिए, आप लोगों को आपके समय को बचाने के लिए कि आपका समय वेस्ट ना हो, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी ट्रांसलेट करा। और दूसरा ये भी था कि मैं आज की इस कहानी को आज के ही वीडियो में कवर करना चाहता था, क्योंकि आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी कवर कर दिया कीजिए, कई बार दूसरा जो पार्ट होता है वो आप नहीं सुन पाते हैं। तो मैंने आज की स्टोरी आज ही पूरी कवर कर दी। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और दोस्तों आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं, कई बार मैं इसको रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए आई एम सॉरी।
और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके कमेंट को पढूं, रिप्लाई भी करूँ। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो तो सुझाव हो कोई भी आपके पास, आप ज़रूर बताएं। बिकॉज वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, वट आई फील दैट whoever comes to my channel should be able to learn English from this video, and this is my effort which I want that my effort should be fruitful. Whoever comes to my channel should be able to learn new vocabulary and should be able to learn grammar, whatever you want to. I mean, if when you come to my channel, I'm sure the intention is that you want to learn English. So what I want that this video should serve that purpose. That is my main my motive, and that is why that I always request you guys, whenever you have anything to say, feel free. I always welcome all of you. Whenever you have any type of feedback, any valuable suggestion, you must tell me in the comment section. एंड गाइज, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन हु बिलीव्स दैट टीचर इज़ ऑलवेज राइट। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि टीचर ही हमेशा सही होता है। कई बार जो एक अच्छा टीचर या अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों की बातों को भी सुनता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, और कई बार जो छोटी बड़ी कमियाँ होती हैं वो मुझे बताते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे अपनी कमियाँ सुधारने का भी मौका मिलता है, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जीवन भर हम सीखते रहते हैं। तो मैं भी अभी सीख रहा हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मैं सीख चुका हूं, मैं भी सीख रहा हूं। तो दोस्तों, जब आप मुझे कुछ बताते हैं तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी मैं ऑफेंड नहीं होता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना ध्यान से देखते हैं और जो मेरी कमियां हैं आप मुझे उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप मेरी कमियों को मुझे बताएंगे तो ये मेरे लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं उनको सुधारूंगा और मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा उन कमियों को सुधार के। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें जो भी कमियाँ हैं, ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके, वीडियो को और भी अच्छा बनाया जा सके, ताकि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं उनको अच्छे से फ़ायदा मिले। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो लोग मतलब कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी ये चैनल के बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पर इस काफ़ी सारे अच्छे चैनल हैं, और इनमें से एक चैनल शायद मेरा भी है, जहाँ पर कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। और जैसा आपने देखा कि जिस तरह से मैं सिखाता हूँ, जो मेरी भाषा शैली है वो इतनी ज़्यादा बेसिक लेवल की है कि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो जाएगा, वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो आप अपने जो आपके छोटे घर में बच्चे हैं जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, या लोग ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियोज़ दिखाएँ, ताकि वो लोग भी कुछ नए नए वर्ड मीनिंग सीखें, ग्रामर सीखें। तो दोस्तों, बस यही चीज़ थी जो मेरे को आपसे बोलनी थी, मैंने ऑलरेडी बताई। तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, आप ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।